This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. हमारे आसपास की दुनिया में रोज हम नए नए क्राइम की घटनाएं सुनते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो इतने भयानक होते हैं जो हमारी आत्मा तक को झकझोर कर रख देते हैं। और हैरानी ये देखकर होती है कि ऐसे अपराध करने वाला इंसान हमारे ही आसपास एक आम जिंदगी जी रहा होता है। ऐसा ही एक भयानक अपराध सन 2001 में भारत में सामने आया, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कोई साधारण अपराधी नहीं था, बल्कि एक सीरियल किलर था जो अपनी सनक में पिछले कई सालों से न सिर्फ हत्याएं कर रहा था, बल्कि समय के साथ साथ ये आदमखोर भी बन चुका था। आज की हमारी कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 से, जब प्रयागराज इलाहाबाद हुआ करता था। उस वक्त इलाहाबाद में एक दैनिक अखबार निकला करता था जिसका नाम था आज। 14 दिसंबर 2000 की सरदरात में इस अखबार के चीफ रिपोर्टर धीरेन्द्र सिंह ऑफिस से निकले, पर देर रात तक घर नहीं पहुंचे। घर वाले काफ़ी देर तक उनका इंतज़ार करते रहे। उनका मोबाइल ट्राई किया गया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद घर वालों ने ऑफिस में फ़ोन किया तो पता चला कि वो काफ़ी पहले ही ऑफिस से निकल चुके हैं। धीरेन्द्र सिंह कई बार किसी स्टोरी के चलते अक्सर कहीं भी निकल जाते थे और 2-3 दिन तक घर भी नहीं आते थे। इसीलिए अगले दिन भी घर वाले उनका इंतज़ार करते रहे, पर वो घर नहीं पहुंचे। घर वाले लगातार उनके कुलीग और दोस्तों से पता कर रहे थे, पर उन्हें भी धीरेन्द्र सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दूसरे दिन की सुबह तक भी वो वापस नहीं आए। अब परेशान घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचे और धीरेन्द्र सिंह के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। इलाहाबाद एक छोटा शहर है, इसीलिए एक चीफ रिपोर्टर के लापता होने की खबर मीडिया में जल्दी ही फैल गई। पूरे इलाहाबाद में इसके चर्चे थे, क्योंकि जब भी कोई बड़ा रिपोर्टर गायब होता है तो यही माना जाता है कि ज़रूर वो किसी बड़ी स्टोरी पर काम कर रहा होगा और अपना राज खुलने के डर से ही दुश्मनों ने उसे गायब किया होगा। इसीलिए पुलिस पर भी काफ़ी प्रेशर था। पुलिस ने जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि पिछले कई सालों में कई लापता लोगों के केसेस ऐसे थे जो अलग अलग समय पर गायब हुए थे और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला था। इनमें से सभी गरीब साधारण परिवार के थे, कोई हाई प्रोफाइल नहीं थे। इसीलिए इन लोगों की खोजबीन में कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया गया और ये केस अभी भी अनसुलझे ही थे। इन लापता लोगों में अब धीरेन्द्र सिंह का नाम भी जुड़ गया था। पुलिस ने हर तरफ पूछताछ की। सबसे पहले उन्होंने ऑफिस में पता किया तो ऐसी किसी खास स्टोरी की जानकारी नहीं मिली जिस पर धीरेन्द्र सिंह काम कर रहे हों। ना ही दोस्तों, रिश्तेदारों और घर वालों से पूछताछ में ही कुछ सामने आया। ना कोई दुश्मनी का एंगल मिला, जो अक्सर रिपोर्टर्स की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। कोई पारिवारिक दुश्मनी नहीं, कोई घरेलू विवाद भी नहीं। इसके अलावा कोई मानसिक तनाव या परेशानी का भी जिक्र नहीं मिला कि जिससे धीरेन्द्र सिंह खुद परेशान होकर कहीं चले गए हों। अब पुलिस हर एंगल से छानबीन कर रही थी, पर कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। समय के साथ साथ पुलिस पर दबाव बढ़ता जा रहा था। डर था कि कहीं ये केस भी पिछले कई केसेस की तरह अनसुलझा ना रह जाए। वैसे 24 साल पहले हर किसी के पास मोबाइल नहीं होता था और मोबाइल फ़ोन सर्विलांस टेक्निक भी इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन धीरेन्द्र सिंह के पास एक मोबाइल फ़ोन था। जब हर तरफ हाथ पैर मारने के बाद पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला, तो इस केस पर लगे SHO SN त्रिपाठी ने धीरेन्द्र सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाने का फैसला किया। जब डिटेल सामने आई तो पता चला कि उस मोबाइल पर लास्ट कॉल एक लैंडलाइन से आया था। जांच में पता चला कि ये लैंडलाइन नंबर इलाहाबाद से जुड़े हुए नैनी नाम के शहर के छिकवी मोहल्ले का था। मोबाइल के स्विच ऑफ होने तक उसकी लास्ट लोकेशन भी नैनी शहर की ही थी। कॉल डिटेल से पता चला कि इससे पहले भी कई बार धीरेन्द्र सिंह की इस नंबर पर बातचीत हो चुकी थी। ये लैंडलाइन नंबर फूलन देवी नाम की एक महिला के नाम पर था। ये महिला ग्राम सभा और पंचायत की निर्वाचित मेंबर थी। पुलिस फौरन फूलन देवी के घर पहुंची। घर पर फूलन देवी मिली, पर पूछताछ में उन्होंने धीरेन्द्र सिंह से कोई भी जान पहचान होने से इनकार किया। जब देर रात उनके लैंडलाइन से की गई कॉल के बारे में पूछा गया तो फूलन देवी ने कहा कि शायद उसके पति धीरेन्द्र सिंह को जानते होंगे। फूलन देवी का पति राम निरंजन उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। राम निरंजन एक गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस डिपो में ड्राइवर की नौकरी करता था। जल्द ही राम निरंजन को ढूंढकर उससे धीरेन्द्र के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि हाँ, धीरेन्द्र से उसकी जान पहचान है, वो रिपोर्टर है और मेरी पत्नी ग्राम पंचायत की मेंबर।
तो इसी सिलसिले में वो खबर लेने के लिए पूछताछ करते रहते हैं और इसी बारे में देर रात उनसे बातचीत हुई थी। अब पुलिस को इसमें कोई शक वाली बात नजर नहीं आई। पुलिस इधर उधर हाथ मारती रही पर घूम फिर कर वो उसी लास्ट कॉल पर आकर अटक जाती थी। इसकी खास वजह ये थी क्योंकि नैनी एक छोटा सा इलाका था जहां लोग 8 बजे तक सो जाया करते थे। अब वहां से देर रात किसी का 11 साढ़े 11 बजे कॉल करना पुलिस को खटक रहा था कि जरूर इसी में धीरेन्द्र सिंह के गायब होने का राज जुड़ा है। और वैसे भी फूलन देवी का पति राम निरंजन पहली नज़र में ही थोड़ा सा अजीब लगा था। छानबीन में उसकी कुछ अजीब हरकतों का भी पता चला था, जैसे उसकी पत्नी का नाम पहले कुछ और था जिसे बदलकर उसने बाद में फूलन देवी रख दिया था। इन दोनों के 3 बच्चे थे, इनका नाम भी राम निरंजन ने अदालत, जमानत और आंदोलन रखा हुआ था। अब ये बहुत ही अजीब था। इसके साथ ही राम निरंजन के कुछ गैर कानूनी कामों में जुड़े होने के संकेत भी मिले। अब पुलिस ने दोबारा उसी घर से जांच करने का फैसला किया। घर पहुंचकर फूलन देवी और बच्चों से दोबारा पूछताछ की गई पर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब बारी आई राम निरंजन की। उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा। जब पुलिस ने उसके और धीरेन्द्र की जान पहचान को लेकर कुछ ट्रिकी क्वेश्चन उससे पूछने शुरू किए तो पहले वो कुछ चौंका। फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ बताऊंगा पर वादा करो कि मुझे नहीं पकड़ोगे। अब पुलिस को भी लगा कि शायद उन्हें सही कहानी पता चलने वाली है। पुलिस ने भी उसे बहलाते हुए कहा कि ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। अब राम निरंजन ने उन्हें अपने साथ चलने को कहा। उस गांव के बाहर उसका एक खेत था। वो पुलिस टीम को लेकर वहीं पहुंचा। उसी खेत में उसका फार्म हाउस बना हुआ था जिसमें 1-2 छोटे कमरे बने हुए थे। पुलिस को पता चला कि इस कथित फार्म हाउस पर राम निरंजन अकेला ही आता था। वो घंटों यहाँ बिताता था और कभी कभी तो दिन रात यहीं रुका रहता था। वहाँ पहुंचकर राम निरंजन ने बोलना शुरू किया कि ये जो कमरा है ये राजा कलंदर का है। वो दुनिया का सबसे तेज दिमाग का इंसान है। उसके जैसा दिमाग दुनिया में किसी का नहीं है। यही राजा कलंदर अपनी अदालत लगाता है, यही फैसला करता है और यही वो दोषियों को सज़ा भी सुनाता है। अब पुलिस वाले उसकी ये बातें सुनकर परेशान हो रहे थे कि ये क्या बोले जा रहा है और शायद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अब पता नहीं ये कौन से राजा कलंदर की कहानियाँ सुना रहा है। राम निरंजन उन्हें उसी फार्म हाउस के एक पेड़ के पास लेकर गया जहाँ पहुँचकर पुलिस वालों के होश उड़ गए। उस पेड़ पर कई मानव खोपड़ियाँ, जी हाँ, ह्यूमन स्कल, धागों से बांधकर लटकाए गए थे। इन्हें अलग अलग कलर्स में रंगा गया था। पुलिस वाले बुरी तरह से चौंक पड़े। पहले तो उन्हें लगा कि कहीं ये नकली तो नहीं है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि ये सच में मानव खोपड़ियाँ ही हैं। वो बुरी तरह से चौंक पड़े। उन्होंने पूछा कि ये सब क्या है तो राम निरंजन ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा कि ये सब राजा कलंदर के दोषी थे, उन्होंने ही इन्हें सज़ा दी है। पुलिस ने पूछा तो राजा कलंदर कहाँ है। निरंजन ने कहा कि वो दुनिया का सबसे तेज दिमाग वाला इंसान है और उसे पकड़ना नामुमकिन है। यह कहकर अब वो उस कमरे के अंदर चला गया। पुलिस वाले भी उसके पीछे कमरे में दाखिल हुए। वहाँ अजीब सी बदबू थी। कमरे में एक चारपाई, एक स्टोव और कुछ बर्तन थे। राम निरंजन वहाँ कोने में रखी एक बोरी उठाकर लाया। पुलिस वालों के सामने उसने बोरी में हाथ डाला और अंदर से एक नरमुंड यानी एक और खोपड़ी निकाली। अब पुलिस वालों की हालत खराब थी कि ये सब क्या हो रहा है। खोपड़ी हाथ में लेकर निरंजन ने कहा कि ये कालीचरण श्रीवास्तव है। इसके बाद उसने एक और खोपड़ी बोरी में से निकाली और कहा कि ये मोइन है। पुलिस वाले हक्के बक्के थे कि कहाँ वो धीरेन्द्र सिंह की तलाश में यहाँ आए थे और अब राम निरंजन के फार्म हाउस में यहाँ वो एक के बाद एक मानव खोपड़ियाँ निकाल रहा है। पुलिस वालों ने राम निरंजन से पूछा कि धीरेन्द्र सिंह कहाँ है तो उसने कहा कि धीरेन्द्र सिंह भी यहाँ आया था, उसे भी राजा कलंदर ने मौत की सज़ा दी थी। जब उससे पूछा गया कि धीरेन्द्र सिंह कहाँ है तब राम निरंजन उन्हें नैनी शहर में ही एक अलग जगह पर लेकर गया जहाँ एक सुनसान इलाके में धीरेन्द्र सिंह की सिर कटी लाश के टुकड़े मिले। अब तक ये खबर पुलिस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को दे दी गई थी। पुलिस ने राम निरंजन को हिरासत में ले लिया। उससे अब नए सिरे से पूछताछ शुरू की गई। ये तब भी कहानियाँ ही सुना रहा था पर जल्दी ही ये क्लियर हो गया कि राजा कलंदर कोई और नहीं बल्कि राम निरंजन के ही दिमाग की उपज है। वो खुद ही राजा कलंदर था। 1962 में इलाहाबाद में ही जन्मा राम निरंजन बचपन से ही पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था, जिसके लिए उसे घर और स्कूल में डांट पड़ती थी। लेकिन राम निरंजन शुरू से ही एक सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान था, यानी वो खुद को किसी से भी कम नहीं समझता था। जब भी उसके सामने किसी और की तारीफ़ की जाती थी, जैसे कोई पढ़ाई में बहुत तेज़ है या किसी के पास बहुत अच्छी नौकरी है, वो कितना अच्छा कमाता है,
दूसरों की ऐसी कोई भी तारीफ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता था। वो खुद को दूसरों से महान समझता था, इसीलिए उसने खुद का नाम राजा रखा, राजा कलंदर। अपना ज़्यादातर समय वो अपने फार्म हाउस पर ही बिताता था। यहाँ वो खुद से बातें करता, अपनी ही दुनिया में वो काल्पनिक अदालत लगाता, राजा की तरह फैसला सुनाता और सज़ा देता। इसी कमरे की तलाशी में एक डायरी मिली जिसमें 14 पन्ने भरे हुए थे। हर पन्ने पर किसी का नाम और उसकी कास्ट या जाति लिखी हुई थी। साथ ही नाम के आगे एक बड़ा सा क्रॉस लगा था। 14 पन्नों पर 14 नाम और कास्ट, और हर नाम के आगे एक बड़ा सा क्रॉस। इसका मतलब ये था कि वो इन सभी 14 नाम वाले इंसानों का कत्ल कर चुका था। डायरी में पहला नाम कालीचरण श्रीवास्तव का था और आखिरी नाम धीरेन्द्र सिंह का था। अपनी ड्राइवरी की नौकरी के अलावा राम निरंजन कई गैर कानूनी कामों में भी शामिल रहता था, जिसमें उसका साला वक्शराज भी साथ देता था। पर हत्याओं के पीछे राम निरंजन की एक अजीब सोच और सनक थी। उसके सभी शिकार किसी न किसी तरीके से बहुत स्मार्ट, अपने काम में माहिर, चुस्त और चालाक लोग थे, जिनसे राम निरंजन किसी न किसी तरीके से बहुत इम्प्रेस हुआ था। उसका पहला शिकार कालीचरण श्रीवास्तव उसका ही कुलीग था। कालीचरण ने राम निरंजन से 50,000 रुपए उधार लिए थे, पर लाख कोशिशों के बाद भी वो पैसा लौटा नहीं रहा था। राम निरंजन को पता चला कि कालीचरण बहुत चालाक है और बहुत से लोगों को उसने ऐसे ही धोखा दिया है। वो जाति से कायस था। राम निरंजन कालीचरण से गुस्सा तो था, लेकिन उसकी चालाकी को देखकर वो उससे बहुत इम्प्रेस भी था। उसने धोखे से कालीचरण को फार्म हाउस पे बुलाकर उसकी हत्या कर दी। उसके अलावा अशोक नाम का एक ड्राइवर और संतोष नाम का एक क्लीनर भी था। ये दोनों भी अपने काम में बहुत माहिर थे, जिसकी हर कोई तारीफ करता था। इसके अलावा मोइन नाम का एक शख्स, वो सम्मोहन शक्ति यानी हिप्नोटिज्म में बहुत माहिर था। इसने कई ऐसे ही लोगों को मारा था जो अपने अपने काम में माहिर थे। उन सभी लोगों के नाम पुलिस के अनसुलझे मिसिंग केसेस की लिस्ट में भी शामिल थे। ऐसा कोई भी शख्स जिससे इसे लगता कि इसका दिमाग बहुत तेज है, ये उससे दोस्ती करता, फिर मिलने या पार्टी के बहाने उसे फार्म हाउस पे बुलाता और उसकी हत्या कर देता। हत्या करने के बाद ये सबसे पहले उसका सर धड़ से अलग करता, सर को अपने पास ही रखता और बाकी धड़ के टुकड़े करके कभी अपने खेत या फार्म हाउस में गाड़ देता, और कुछ के टुकड़े इसने एमपी के रीवा में भी ठिकाने लगाए, और कुछ बॉडीज के टुकड़े इसने नैनी शहर के ही अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए। उस पर कत्ल करने का जुनून सवार हो गया था। 1992 से कत्ल का यह सिलसिला शुरू हुआ। इसमें सबसे डरावनी बात ये थी कि वो सिर्फ कत्ल ही नहीं करता था, वो हर लाश का सिर अपने पास रखता था और फिर उस सिर में से दिमाग के हिस्से को निकालकर उसी कमरे में उसका सूप बनाता था और उसे पीता था। उसे लगता था कि ऐसा करने से मरने वाले के दिमाग की काबिलियत उसे मिल जाएगी, और सूप के साथ वो दिमाग के हिस्से को भी खाता था। यानी समय के साथ साथ वो एक आदमखोर बन चुका था। राम निरंजन का साला वक्शराज सिर्फ कत्ल करने और लाश ठिकाने लगाने में उसका साथी था। लाशों के दिमाग का सूप बनाकर पीना, ऐसी हरकतें राम निरंजन कर रहा है, इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। पर इन सब में से धीरेन्द्र सिंह को मारने की वजह सबसे अलग थी। दरअसल धीरेन्द्र सिंह को राम निरंजन के अवैध धंधों के बारे में और उसकी कुछ हत्याओं के बारे में पता चल गया था, और वो इस मामले में सबूत भी जुटा रहा था। राम निरंजन ने उसे कुछ पॉलिटिकल खबर देने के बहाने देर रात फार्म हाउस पे बुलाया। 14 दिसंबर की ठंड में धीरेन्द्र सिंह उसके फार्म हाउस पे पहुंचा तो राम निरंजन ने उसे जलते हुए अलाव के पास बिठाया, ताकि दिसंबर की ठंड में उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। जब धीरेन्द्र सिंह वहां रिलैक्स होकर बैठ गए, तब वक्शराज ने पीछे से उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में राम निरंजन ने उसका सिर भी धड़ से अलग करके अपने पास रखा और बाकी लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। फार्म हाउस की तलाशी में 14 इंसानी खोपड़ियां मिली थी, और वहीं खुदाई में कई जगह इंसानी हड्डियां भी मिली थी। इसी फार्म हाउस में उसने कई सुअर भी पाले हुए थे। लाशों के कुछ हिस्से ये उन सुअरों को भी खिला देता था। कत्ल करने वाले हर शख्स की खोपड़ी को वे ट्रॉफी की तरह सजा कर रखता था। उन्हें साफ करके वो अलग अलग रंगों से कलर कर देता। साथ ही हर खोपड़ी पर ब्लैक कलर से मरने वाले का नाम और उसकी कास्ट भी लिखता था। राम निरंजन की निशानदेही पर मारे गए लोगों के धड़ के टुकड़े अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। पुलिसिया पूछताछ में राम निरंजन ने बहुत ही गर्व के साथ शेखी भगाते हुए करीब 30 लोगों के कत्ल की बात स्वीकारी, लेकिन डायरी में लिखे 14 नामों को ही पुलिस आइडेंटिफाई कर पाई। बाकी के कहीं कोई सबूत नहीं मिल पाए। 2001 में पुलिस ने इसके खिलाफ चार्जशीट अदालत में रखी, पर वहाँ ये मुकदमा 11 साल तक चला, क्योंकि पुलिस के सामने कबूले गए अपने हर जुर्म से अदालत में राम निरंजन साफ मुकर गया। इसीलिए राजा कलंदर के इन अपराधों को अंजाम तक पहुंचाने में अदालत और पुलिस को 11 साल लगे।
बाकी लोगों की गवाही, सारे सबूतों के आधार पर 2012 में निचली अदालत ने राजा कलंदर यानी राम निरंजन और उसके साले बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। ये दोनों पहले नैनी जेल और फिर लखनऊ की जेल के बाद आजकल उत्तर प्रदेश के उन्नाव जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर इंडियन प्रेडेटर के नाम से डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनाई गई है। इस सीरीज की पहली कड़ी डेलिस बूचर चंद्रकांत झा के लाइफ पर है और वो स्टोरी हमारे चैनल पर मौजूद है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे जरूर देखिएगा। इसका सेकेंड एपिसोड राजा कलंदर की कहानी है, जिसमें राम निरंजन के कई रियल इंटरव्यूज हैं। चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है, न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, किसका है खोपड़ी ये भी तो दिखाया। और हर इंटरव्यू में वो मुस्कुराते हुए खुद को निर्दोष बताता है। ऐसे इंसान को मुस्कुराते हुए देखकर ही रूह कांप जाती है। ये सोचकर ही डर लगता है कि हमारे ही आसपास ऐसे हैवान मौजूद हैं जो बिना किसी कारण के अपनी ही सनक में न सिर्फ सीरियल किलर बने हुए हैं बल्कि आदमखोर भी बन गए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को अदालत सजाए मौत क्यों नहीं देती है। उम्र कैद के बाद समाज में ऐसे हैवान का रहना किसी भी हालत में ठीक नहीं है।